एक मनजमद दुनिया, एक दीव की लाहनत। क्या अमरू बर्फ के जाल से बच पाएगा? हिमालय की बर्फीले चोटियां, जहां सर्दी इतनी है कि सांस भी जम जाए, और उसी सर्दी में हमारा नडर यार अमरू अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़ा है। बेचारा अमरू, इतनी सर्दी से दांत बजने लगे हैं। लगता है आज अमरू आयार ही नहीं बल्कि किल्फी बनने वाला है। अमरू ने सोचा कि थोड़ी सी गर्म चाय पीकर जान में जान आ जाएगी, मगर अफसोस, यहां तो जादू का लोटा भी कुल्फी बन चुका है। चाय ना सही आग ही सही। अमरू ने अपनी जान बचाने के लिए जंबील से जलती हुई लकड़ी निकालकर अपने ही कपड़ों में छुपा ली। देखिए तो सही कैसा सुकून आया है आयार के चेहरे पर। मगर यह सुकून ज्यादा देर तक ना रहा। देखते ही देखते एक खौफनाक बर्फीली तूफान ने पूरे पहाड़ को अपनी लपेट में ले लिया। अब अमरू का असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। यह कोई आम तूफान नहीं था। बर्फ के जादुई हाथ हर तरफ से निकलकर अमरू को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ खुद अमरू को कैद करना चाहता है। आखिरकार अमरू ने अपनी जादुई छतरी निकाल ही ली। इस छतरी की रोशनी ने उन बर्फीले हाथों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मगर क्या यह छतरी इस तूफान का मुकाबला कर पाएगी? मगर ये क्या, हवा का जोर इतना था कि जादुई छतरी ही अल्टी हो गई। अब हमारे अमरू यार जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में किसी परिंदे की तरह उड़ रहे हैं। लड़ने का मजा तो खत्म हुआ, मगर अब लड़कने का सिलसिला शुरू। अमरू यार किसी फुटबॉल की तरह पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं। देखिए, बर्फ ने उन्हें एक गेंद बना दिया है। गोल गोल घूमकर आखिर एक जगह रुक ही गए। मगर ये कहाँ आ पहुंचे अमरू? सामने एक परअसरार गार है जिसके अंदर कोई गहरा राज छुपा लगता है। घर का दरवाजा किसी दीव के माउंट की तरह था, जहां बर्फीली तलवारें हर वक्त गिरने के लिए तैयार रहती हैं। एक ऐसी जगह जहां खतरा हर कोने में छुपा हुआ है। गार के अंदर एक अजीब व गरीब नीली रोशनी चमक रही थी। अमरू ने डरते डरते अंदर झांका, मगर यह रोशनी किसी खुशी की नहीं बल्कि किसी पर इसरार जादू की लगती थी। गार के अंदर का मंजर देखकर अमरू का खून जाम हो गया। हर तरफ बर्फ में जमे हुए इंसानी मुजस्मे थे, वो लोग जो शायद कभी यहाँ रास्ता भटक गए और हमेशा के लिए बर्फ की मूर्ति बन गए। अभी अमरू उन मुजस्मात को देख ही रहा था कि अचानक बर्फीली मक्खियां हमला कर गईं। ये कोई आम मक्खियां नहीं थीं, बल्कि जीते जागते बर्फ के टुकड़े थे जो अमरू को निशाना बना रहे थे। लेकिन अमरू भी किसी से कम नहीं। उन्होंने अपनी जादुई जंबील से निकाला एक बजली वाला रैक्ट। अब बारी थी उन बर्फीली मक्खियों को मजा चुखाने की। लेकिन ये क्या, जोशो खरूश में अमरू ये भूल गए कि नीचे बर्फ है। मक्खी तो बच गई, मगर हमारे यार भाई सीधा दीवार से जा टकराए। लगता है जादू से पहले फसलन ने अपना काम दिखा दिया। दीवार से टकराने का एक फायदा तो हुआ। बर्फ फटने से एक सदियों पुरानी तहरीर जाहिर हो गई जिस पर लिखा था कल्फी बस्ती। क्या यही वो जगह थी जिसकी तलाश में अमरू निकला था? अभी उमरो उस तहरीर को समझ ही रहा था कि अचानक धुएं के बादल से निकली चंबिली जन्नी, इस बर्फीले गार की हिफाजत करने वाली नन्ही सी जादूगरनी। अमरू की हालत देखकर चंबीली जन्नी अपनी हंसी न रोक सकी। उसने अमरू का मजाक उड़ाते हुए कहकहे लगाए, जैसे कह रही हो कि इतने बड़े अयार को एक मामूली फसलन ने हरा दिया। चंबीली जन्नी को अमरू पर तरस आ गया। उसने मजाक खत्म किया और अमरू को एक जादुई मोमबत्ती थमा दी, जिसकी रोशनी न सिर्फ अंधेरा खत्म करती थी बल्कि रास्ता भी दिखाती थी। चंबीली जन्नी ने रास्ता तो दिखा दिया, मगर एक शर्त के साथ, ये मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। अगर ये लो बुझ गई तो अमरू तुम हमेशा के लिए इस गार का कैदी बन जाओगे। अभी अमरू ने कुछ ही कदम भरे थे कि रास्ता रोकने बर्फीली परियां आ गई। ये देखने में तो हुसैन थीं, मगर उनके इरादे खतरनाक थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, अमरू की मोमबत्ती को बुझाना। परियों ने अपना खेल शुरू कर दिया। चारों तरफ से बर्फ के गोलों की बारिश होने लगी। अमरू को अब ना सिर्फ अपनी जान बचानी थी बल्कि इस नन्ही सी लो को भी हिफाजत से आगे लेकर जाना था। लेकिन अमरू भी पूरे फनकार निकले। उन्होंने बचते बचते ऐसा अजीब व गरीब डांस शुरू किया कि परियां भी दंग रह गईं। ये किसी जंग से ज्यादा सर्कस का खेल लग रहा था। अचानक हुआ का एक सर्द झोंका आया और अमरू की धड़कनें रख गईं। मोमबत्ती की लो थरथरा गई और बजने के करीब पहुंच गई। अगर ये रोशनी खत्म हो गई तो अमरू का सफर हमेशा के लिए रख जाएगा। मुश्किल वक्त में अमरू को अपनी जादुई जंबील की याद आई। उसने फौरन एक परअसरार आईना निकाला। ये कोई आम आईना नहीं था बल्कि दुश्मन के हर वार को पलटने वाली जादुई ढाल थी। चंबीली जन्नी ने अपनी पूरी ताकत से ठंडी फूंक मारी ताकि मोमबत्ती बुझ जाए, मगर अमरू ने आईना आगे कर दिया। जादू से टिकर कर जादू पलट गया और वो बर्फीली फूंक वापस इसी की तरफ लौट गई। फौंक ऐसी पलटी के चंबीली जिन्नी खुद ही उसका शिकार हो गई। देखते ही देखते वो नन्ही जादूगरनी बर्फ का एक शफाफ मुजस्मा बन गई। अमरू ने एक गहरी सांस ली और शुक्र अदा किया कि उनका आईना काम कर गया। रास्ता साफ देखकर अमरू के दिल से डर निकल गया। उसने इत्मीनान की सांस ली और परसकून अंदाज में आगे बढ़ने लगा। अब उनकी मंजिल उनके बिल्कुल करीब थी। आखिरकार
उमरू अपने सफर की मंजिल पर पहुंच गया। उसके सामने कुल्फी बस्ती का अजीम शान बर्फीला दरवाजा था। लेकिन क्या यह दरवाजा आसानी से खल जाएगा? आखिरकार बर्फीला दरवाजा खल गया। उमरू की आंखों के सामने कुल्फी बस्ती का वो मंजर था जिसका उसने सिर्फ जिक्र सुना था। एक ऐसी जगह जहां हर चीज मीठी और चमकदार थी। मगर यह बस्ती आजाद नहीं थी। उसके ऊपर एक जादुई नीली छतरी तनी हुई थी, जो दरअसल एक कैद खाना था जिसने पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले रखा था। बस्ती के लोग सख्त अजीत में थे। इस जादुई कैद ने उनकी मुस्कुराहटें छीन ली थीं। हर चेहरा उदास था और हर दिल आजादी की दुआ कर रहा था। बस्ती के इन बीच में वो बड़ा दीव सो रहा था, यारमा। इसका कद्दो कामंद किसी पहाड़ी से कम न था। जब तक वो सो रहा था, बस्ती के लोग उसके खौफ के साये में थे। दियो के खराटे किसी जल्जले से कम न थे। जब वो सांस खींचता तो बत्ती कांपने लगती, और जब वो सांस छोड़ता तो घरों की दीवारें हिलने लगते। हर खराटा बस्ती वालों के लिए मौत का पैगाम था। जब उमरू ने यारमा का दीव हेकल जिस्म देखा तो उनके होश उड़ गए। वो कोई आम दीव नहीं था, बल्कि एक चलता फरता पहाड़ था। डर को भूलकर उमरों ने अपना हाथ जिंबील में डाला और ऐसी चीज निकाली जिसकी दीव को तवक्का ना थी, एक लाउड स्पीकर। अब यारमा की बारी थी कि उसकी नींद खराब करे। उमरू ने बटन दबाया और पूरी बस्ती ककरोन कौन की आवाज से गूंज उठी। ये कोई आम अजान नहीं थी, बल्कि एक जादुई धमाका था जो सईदे दीव के कान के पर्दे फाड़ रहा था। देव हड़बड़ा कर जाग उठा। उसकी लाल आंखों में गुस्सा उबल रहा था। इतनी गहरी नींद से जगाए जाने पर यारमा आग बबूला हो गया और उसने पूरी बस्ती को अपनी दहाड़ से हिला कर रख दिया। यारमा ने गुस्से में आकर जमीन से बर्फ का एक दीव मुजस्मा तोड़ा, उखाड़ा और पूरी कौद से अमरू की तरफ फेंक दिया। अब उमरू को अपनी चस्ती और आयारी दिखानी थी, वरना यह टुकड़ा उन्हें हमेशा के लिए दफन कर सकता था। यारमा ने अपनी पूरी ताकत से वो बर्फ का टुकड़ा अमरू की तरफ फेंक दिया और मौत अमरू के सर पर मंडलाने लगी। मगर अमरू के इरादे तो उस बर्फ से भी ज्यादा मजबूत थे। मौत को इतना करीब देखकर भी अमरू घबराया नहीं। इसने अपनी जंबील में हाथ डाला और एक चमकदार जादुई करकेट बेट निकाल लिया। अब दुनिया का सबसे बड़ा छुका मारने की बारी थी। फिर वो हवा जिसका यारमा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अमरू ने बाट गमाकर ऐसी धवादार शॉट मारी कि वो बर्फ के टिकड़े गोली की रफ्तार से वापस दीव की तरफ लुपका। ये अमरू यार का सबसे बड़ा और अजीम छुका था। खुदा सेदा यारमा की नाक पर लगा। धमाका इतना जोरदार था कि दियो की नाक से नीला खून बहने लगा, मगर ये खून नहीं बल्कि ठंडी मीठी ब्लूबेरी आइसक्रीम थी। यारमा दर्द और हैरत से चीखने लगा। यारमा का गुस्सा अब आग बन चुका था। उसने अपना जादुई डंडा पूरी कवच से जमीन पर मारा। एक दहशतनाक धमाका हुआ और जमीन फटने लगी, जैसे कोई पराना जादू जाग रहा हो। जमीन की दरारों से खौफनाक बर्फीली मखलूकात निकलने लगी। कहीं 30 दांतों वाली मछलियां थी तो कहीं बर्फीले भेड़े। यारमा की ये जादुई फौज उमरू को चारों तरफ से घेरा रही थी। उमरू ने देखा कि मामला ठंडा होता जा रहा है, तो उन्होंने अपनी जंबील से एक जादुई हीटर निकाल लिया। उस हीटर की गर्मी ऐसी थी कि बर्फीली मखलूकात के लिए मौत का पैगाम बन गई। हीटर की तपिश ने देखते ही देखते यारमा की पूरी फौज को पगला कर रख दिया। जो बर्फीली मखलूकात मौत बनकर आई थी, वो अब रास्ता रोकने वाला पानी बन चुकी थी। उमरू की अकल ने एक बार फिर जादू को शिकस्त दे दी। अब यारमा के सबर का पैमाना लबरीज हो चुका था। इसने सोचा कि इस नुन्हे से इंसान को अपनी मट्ठी में मसल कर रख देगा। वो दीव हैकल हाथ किसी आसमानी आफत की तरह अमरू की तरफ बढ़ा। मगर उमरू को पकड़ना इतना आसान कहां था। उसने डायू के हाथ पर जादुई ग्लू फेंक दी। अब यारमा जितनी कोशिश करता, उसका हाथ जमीन से उतना ही मजबूती से चिपक जाता। डायू अब खुद अपनी ही बस्ती में कैद हो चुका था। यारमा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर जादू का ग्लू ऐसा पका था कि दीव का हाथ अखड़ने के बजाय सीधा इसकी अपनी छाती से जा चिपक गया। अब दीहू किसी नन्हे बच्चे की तरह बेबस हो चुका था। यारमा अपनी ही मिट्टी में फंस गया और अमरों ने मौके देखते ही दीव पर चढ़ाई कर दी। चीते की तरह फरती दिखाते हुए वो चंद ही लम्हात में दीव के कंधे पर पहुंच गया। बारी थी इस जादू की जड़ काटने की। उमरों ने अपनी जंबिल से वो तलसम तोड़ हथौड़ा निकाला जिसकी एक चूड़ी से बड़ी जादू को रीजा रीजा कर सकती थी। हवा में एक अजीब सी बजली लहराई। अमरू ने पूरी ताकत से हथौड़ा दीव के नीले सींग पर मारा। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और यारमा का जादुई सींग चकनाचूर हो गया। तलसम टूट चुका था और अब दीव की ताकत दम तोड़ रही थी। संग टूटते एक ऐसा धमाका हुआ कि पूरी बस्ती नीली रोशनी में नहा गई। ये रोशनी यारमा के जादू के खात्मे की निशानी थी। हर तरफ एक अजीब सी ठंडक और सुकून फैल गया। बस्ती के ऊपर ताना हुआ जादुई साइबान अब रेजा रेजा होकर हुआ में बिखरने लगा था। वो काली छतरी गायब हो गई और सदियों बाद लोगों ने आसमान के चमकते सितारों का दीदार किया। कुल्फी बस्ती अब आजाद थी। यारमा का जिस्म अब पघल कर एक नया रूप धार रहा था। वो दहशत अंगीज दीव अब एक नहायत ही लजीज और बड़ी कल्फी में बदल चुका था। जिसने सबको डराया था, वो अब सबका मना मैठा करने के काम आने वाला था। जिस दीव से सब थर थर कांपते थे, आज सब मिलकर उसी की कल्फी खा रहे थे। बस्ती में हर तरफ कहके गूंज रहे थे और दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम पार्टी शुरू हो चुकी थी।
बस्ती के बादशाह ने अमरू का शुक्रिया अदा किया और उन्हें एक अनोखा तहफा पेश किया, एक ऐसा जादुई लोटा जो कभी ना खत्म होने वाली गर्म गर्म चाय निकालता था। अब अमरू को सर्दी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। दोस्तों, मैं जा रहा हूं अपनी नई मुहिम पे। तब तक आप दिलचस्प कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करो।